17 जुलाई 1975 संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने पहला जॉइंट स्पेस मिशन भेजा। अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट के तहत दोनों देशों के स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में एक साथ डॉक किया गया। 2 दिनों के दौरान नासा और सोवियत एस्ट्रोनॉट्स ने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए। आधिकारिक तौर पर ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1957 में स्पुतनिक के लॉन्च के साथ शुरू हुई स्पेस रेस का अंत था। फिर आया 2000 का दशक और शुरू हुई एक नई रेस, देशों के बीच नहीं बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स के बीच। स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस और ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर रिचर्ड ब्रैंसन जैसे अमीरों के बीच। इन बिलियनर्स की नेटवर्थ $400 बिलियन है, जो मोटे तौर पर आयरलैंड के जीडीपी के साइज जितनी है। तीनों बिलियनर्स ने अपने स्पेस ट्रैवल के सपने को पूरा करने के लिए अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाया है, जिसने एक मॉडर्न स्पेस रेस को जन्म दिया है। हालांकि तीनों अरबपतियों की स्थापित स्पेस कंपनियों के लक्ष्य थोड़े अलग है। ये तीनों ही इस खेल के एकमात्र खिलाड़ी नहीं हैं। दुनिया में सैकड़ों ऐसे स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेकर ऑर्बिट में घूमने वाले होटल तक पर अपना फोकस कर रहे हैं। इस मॉडर्न डे स्पेस रेस की शुरुआत में लोगों की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब जेफ बेजोस ने 10 जून 2021 को ऐलान किया कि वो अपोलो 11 के लैंडिंग वाले दिन स्पेस में जाएंगे, तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई। लेकिन इससे पहले कि जेफ बेजोस स्पेस में ट्रैवल कर इतिहास रचते, वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने 11 जुलाई 2021 को आउटर स्पेस में जाकर इस उपलब्धि को हासिल कर लिया। लेकिन कौन सा अरबपति वास्तव में इस तथाकथित स्पेस रेस को जीत रहा है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में की थी। मस्क का सपना लोगों को चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचाने का है। मस्क ने अपना सबसे पहला रॉकेट फाल्कन 1 साल 2006 में लॉन्च किया था। इसके बाद 2009 में मिली एक बड़ी सफलता। मस्क ने दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 लॉन्च किया। फाल्कन 9 एक रीयूजेबल 2 स्टेज रॉकेट है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लोगों और पेलोड को पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे तक ले जा सके। फाल्कन 9 ने लॉन्च पर होने वाले खर्च को काफी हद तक कम कर दिया है। मस्क का तीसरा रॉकेट है फाल्कन हेवी। इसे पहली बार साल 2018 में लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लगभग 64 मीट्रिक टन भार को ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। बोइंग के डेल्टा 4 हैवी रॉकेट की तुलना में ये 2 गुने से ज्यादा पेलोड को उठा सकता है, वो भी 1/3 कॉस्ट पर। फाल्कन हैवी 3 फाल्कन 9 इंजन कोर से बना है, जिनके 27 मर्लिन इंजन एक साथ लिफ्ट ऑफ पर 5 मिलियन पाउंड से अधिक का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जो लगभग 18 747 एयरक्राफ्ट के बराबर है। स्पेसएक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी डेवलप किया है, जो 7 पैसेंजर्स को स्पेस में ले जा सकता है और वापस ला सकता है। 2020 में ये स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले एस्ट्रोनॉट डग हर्ले बट बेकन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले गया था। यह वर्तमान में उड़ान भरने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में कार्गो वापस लाने में सक्षम है। यह पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी है जो मनुष्यों को स्पेस स्टेशन ले जाता है। इसके साथ ही मस्क ने नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है।
मस्क के इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने और वापस लाने के लिए रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया जाता था। स्पेसएक्स ने इंटरनेट बीमिंग सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन भी बनाया है। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 और फाल्कन 9 के सक्सेसर सुपर हैवी स्टारशिप सिस्टम की भी घोषणा की है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लोगो और कार्गो दोनों को अर्थ की ऑर्बिट, मून, मार्स और उससे भी आगे ले जा सके। स्टारशिप दुनिया का अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल होगा, जिसमें 100 मीट्रिक टन से अधिक भार को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने की क्षमता होगी। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट मिलकर एक रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं, जो ऑर्बिट में रिफ्यूलिंग करने में सक्षम है। ये सिस्टम मार्स की सरफेस पर मौजूद नेचुरल H2O और CO2 के रिसोर्सेज से खुद को रिफ्यूल भी कर सकते हैं। इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की प्रोसेस की बात करें तो सुपर हैवी बूस्टर के साथ स्टारशिप को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाएगा और पृथ्वी पर लौट आएगा। स्टारशिप जब अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो पृथ्वी से एक रिफिलिंग टैंकर लॉन्च होगा। ये टैंकर स्टारशिप से डॉक हो जाएगा और रिफिलिंग के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। एक बार जब स्टारशिप पूरी तरह से रिफ्यूल हो जाएगा तो यह पृथ्वी की ऑर्बिट से मंगल की अपनी यात्रा शुरू करेगा। स्टारशिप मंगल के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रवेश करेगा। और फिर धीमा हो जाएगा। इस व्हीकल की हीट शील्ड को कई मल्टीपल एंट्री के लिए डिजाइन किया गया है। मंगल पर लैंडिंग के बाद स्टारशिप को ग्रह पर मौजूद H2O और CO2 की मदद से रिफ्यूल किया जाएगा। रिफ्यूलिंग के बाद स्टारशिप पृथ्वी पर लौट आएगा। जेफ बेजोस ने अमेज़न को शुरू करने के 6 साल बाद 2000 में अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना की थी। वर्षों तक ये कंपनी पूरी गोपनीयता से काम करती रही, लेकिन अब इसके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बेजोस लोगों को ऑर्बिट में स्पेस कॉलोनीज बसाकर वहां रहने और वर्क करने के लिए भेजना चाहते हैं, ताकि पृथ्वी पर ऊर्जा संकट के समय मानव जीवन का विस्तार किया जा सके। बेजोस ने ब्लू ओरिजिन की शुरुआत सस्ते रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए की है, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाउसिंग के लिए जरूरी है। कंपनी ने लूनर लैंडर की योजना भी तैयार की है। ब्लू ओरिजिन का नासा और दूसरी कंपनियों के साथ मून बेस स्थापित करने का प्लान है। न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन का पूरी तरह से ऑटोनॉमस रीयूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट है। कंपनी का मून लैंडर टेक्नोलॉजी बनाने की दिशा में यह प्रारंभिक कदम था। कंपनी को इससे यह सीखने में मदद मिली कि चंद्रमा पर एक छोटे से अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से कैसे उतारा जाए।
लेकिन कंपनी ने अपने न्यू शेपर्ड व्हीकल को एक सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म बिजनेस में भी शामिल किया है। 20 जुलाई 2021 को बेजोस और 3 अन्य एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में ट्रैवल कर इसकी शुरुआत की। We have liftoff. Shepard cleared the tower. And New Shepard has cleared the tower on her way to space with our first human crew. And touchdown. Welcome back, New Shepard's first human crew. What? ब्लू ओरिजिन अपने न्यू ग्लेन रॉकेट पर भी काम कर रहा है। एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन के नाम पर इसे रखा गया है। न्यू ग्लेन एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो लोगो और पेलोड को नियमित रूप से पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे ले जाने में सक्षम होगा। न्यू ग्लेन एक रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज रॉकेट है जो 25 मिशनों के लिए बनाया गया है। ये रॉकेट स्पेस के लिए एक रोड का निर्माण करेगा। न्यू ग्लेन की 7 मीटर फेयरिंग में किसी भी मौजूदा लॉन्च व्हीकल की तुलना में 2 गुना अधिक यूजेबल वॉल्यूम है। न्यू ग्लेन 13 मैट्रिक टन से अधिक के पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में और 45 मीट्रिक टन के पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है। ब्लू ओरिजिन अपने मून लैंडर ब्लू मून पर भी काम कर रहा है। ब्लू मून एक फ्लेक्सिबल लैंडर है जो चंद्रमा की सतह पर छोटे, मीडियम और बड़े पेलोड को पहुंचा सकता है, चाहे कार्गो हो या क्रू। प्रिसाइज और सॉफ्ट लैंडिंग की इसकी क्षमता चंद्रमा पर निरंतर मानव उपस्थिति को सक्षम करेगी। इस स्पेसक्राफ्ट के कार्गो लैंडर वेरिएंट को लूनर सरफेस पर विभिन्न प्रकार के पेलोड की कम लागत में डिलीवरी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए कॉन्फ़िगरेशन और मिशन के आधार पर बड़े रोवर्स, हैबिटाट्स और एसेंट स्टेजेस से लेकर चंद्रमा पर कई मीट्रिक टन पेलोड उतारा जा सकेगा। जेफ बेजोस ने भी स्पेसएक्स के स्टारलिंक की तरह इंटरनेट बीमिंग सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन बनाने की योजना की घोषणा की है। यही वजह है कि एलन मस्क कई बार जेफ बेजोस पर कॉपीकैट होने का आरोप लगाते रहे हैं। रिचर्ड ब्रैंसन। ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर रिचर्ड ब्रैंसन ने साल 2004 में वर्जिन गैलेक्टिक की स्थापना की थी। वर्जिन गैलेक्टिक का भी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड की ही तरह का बिजनेस प्लान है, ग्राहकों को अंतरिक्ष की सैर कराना। वर्जिन गैलेक्टिक की तकनीक काफी अलग है। ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेटों की मदद से ग्राउंड से ऑटोमेटेड कैप्सूल को लॉन्च करते हैं, जबकि इसके विपरीत वर्जिन गैलेक्टिक विंग वाले स्पेसशिप का उपयोग करता है, जिसे एक एयरप्लेन की बैली से लॉन्च किया जाता है। इसके लिए पायलटों के एक पेयर की आवश्यकता होती है। हालांकि वर्जिन गैलेक्टिक को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। 2014 में कंपनी के स्पेसशिप 2 की टेस्ट फ्लाइट के दौरान एक दुखद दुर्घटना में को पायलट की मौत हो गई थी। कई तकनीकी कठिनाइयों का भी ब्रैंसन को सामना करना पड़ा है। फिर भी ब्रैंसन बनाम बेजोस की लड़ाई में ब्रैंसन ने बाजी मार ली। ब्रैंसन ने VSS यूनिटी स्पेसशिप में भारत की बेटी सिरिशा समेत 5 क्रू मेंबर्स के साथ 11 जुलाई को स्पेस की यात्रा की। इसी के साथ कंपनी ने स्पेस टूरिज्म शुरू करने का सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लिया। ब्रैंसन ऑर्बिट में एक रॉकेट भी भेज चुके हैं। इसके लिए सब ऑर्बिटल ट्रिप की तुलना में कहीं अधिक गति और रॉकेट पावर की आवश्यकता होती है। 2017 में ब्रैंसन के वर्जिन गैलेक्टिक से निकली वर्जिन ऑर्बिट ने जनवरी में सैटेलाइट का पहला बैच ऑर्बिट में पहुंचाया था। इसे वर्जिन ऑर्बिट के लॉन्चर 1 से भेजा गया था। हालांकि ये मस्क के फाल्कन 9 और बेजोस के ग्लेन रॉकेट जितना शक्तिशाली नहीं है। वर्जिन गैलेक्टिक के कुछ बोल्ड लॉन्ग टर्म विजन भी है,
जिसमें एक सब ऑर्बिटल सुपरसोनिक जेट बनाना शामिल है जो लोगों को ब्रेकनेक गति से शहरों के बीच शटल कर सकता है। इस मॉडर्न डे स्पेस रेस को सम अप करें तो सभी 3 अरबपतियों की समान लेकिन अलग अलग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एम्बिशंस है। इनका लक्ष्य सैटेलाइट, लोगो और कार्गो को स्पेस में कम दामों में और तेजी से पहुंचाना है, जो पिछले दशकों में संभव नहीं था। हालांकि इस रेस में कौन आगे है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ना तो ब्रेंसन और ना ही बेजोस की कंपनियां अब तक अंतरिक्ष यात्रियों को अर्थ के ऑर्बिट तक ले जाने में कामयाब रही है। बेजोस और ब्रेंसन दोनों ने ही केवल स्पेस के एज तक का सफर तय किया है। दूसरी ओर मस्क ने खुद अंतरिक्ष की यात्रा नहीं की है, लेकिन बेजोस और ब्रेंसन की तुलना में उन्होंने काफी उन्नत टेक्नोलॉजी के रॉकेट बना लिए हैं। मस्क का ड्रीम लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचाना है।